नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिस पर कथित मुख्यधारा के मीडिया ने आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी साध रखी है। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है, लेकिन न सरकार चुप बोल रही है और न मीडिया। ये चुप्पी इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि इस घोटाले को सीएजी ने पकड़ा है। कभी इसी सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर मीडिया ने यूपीए के दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ तूफान खड़ा कर दिया था। क्या है पूरा मुद्दा और क्यों चुप है मीडिया? बात आज इसी मुद्दे पर। यह तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में शपथ ली, कुछ दिन बाद ऐलान किया या पहले ही कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा और साथ में न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब इस जुमले पर तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। आज बात सिर्फ रोजगार पर। इस समय बेरोजगारी का जो आलम है उसे देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं कि जो 2 करोड़ का वादा था वो कितना बड़ा छलावा साबित हुआ। हर साल 2 करोड़ मतलब अब तक तो 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। बहरहाल शुरुआत में जो कोशिश हुई, एक योजना बनी, वो घोटाले की भेंट चढ़ गई है। एक ऐसी सरकारी योजना बनी थी जो युवाओं को स्किल देकर नौकरी दिलाने का वादा करती थी। स्किल यानी दक्षता, कोई काम सिखा दिया जाए, चाहे वो प्लम्बिंग का काम या दर्जीगिरी या कोई भी इसी तरह का काम। उसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी लोगों को कौशल सिखाया जाए, किसी एक क्षेत्र में उसे कुशल कारीगर बनाया जाए। ये PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 2015 में ही शुरू हो गई थी। स्किल इंडिया मिशन की घोषणा हुई थी। स्किल इंडिया यानी इंडिया को दक्ष बनाना है, कौशल देना है, कुशल बनाना है, एक मिशन के रूप में। मकसद था कि युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ज़रूरत के हिसाब से स्किल्स या कौशल सिखाए जाएं। इसके तहत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का प्रावधान था, यानी 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने की ट्रेनिंग दिया जाए, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि वे जब नौकरी के लिए जाएं तो विश्वास हो नौकरी देने वाले को कि भाई ये प्रशिक्षित लोग हैं। इस योजना को 3 चरण में चलाया गया, 3 फेजेस। कौन कौन से? 2015 से 2022 तक ये पूरी योजना चली। PMKVY 1, 2 और 3। इसका कुल बजट 14,450 करोड़ रुपए था। इसमें से 10,194 करोड़ रुपए रिलीज हुए और खर्च हुआ 9,261 करोड़। इसका लक्ष्य था कि 132 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और 1.1 करोड़ को सर्टिफिकेट मिला भी, यानी 83% लक्ष्य का पूरा कर लिया गया। अब ये एक अच्छा प्रदर्शन है। अगर किसी योजना का 83% टारगेट पूरा हो जाए तो एक अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। लेकिन प्रदर्शन अगर कागजों में ही रह जाए तो? सीएजी ने दरअसल अपनी रिपोर्ट में यही कहा है। आप पूछेंगे सीएजी कौन? सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकारों के आय व्यय का ऑडिट करती है, यानी कितना खर्च किया, कितनी आमदनी की, वगैरह वगैरह, और उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये सीएजी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों या सरकार से फंड पाने वाली स्वायत्त संस्थाओं या कॉरपोरेशंस का भी ऑडिट करती है। तो सीएजी की रिपोर्ट में इस योजना में, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भारी गड़बड़ियां पाई गईं। सीएजी ने कहा कि इस योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और रोजगार भी नहीं दिया गया है। योजना में रणनीति का अभाव रहा है। ऐसे क्षेत्रों की ट्रेनिंग दी गई जो रोजगार के लिए मुफीद साबित नहीं हुए।
विस्तार से बताते हैं कि इस सीएजी रिपोर्ट में दरअसल क्या कहा गया है। तो पहली बात तो यही कि प्लानिंग की बहुत कमी। वैसे मोदी जी प्लानिंग में माहिर माने जाते हैं अगर मसला चुनाव जीतने का हो। सीएजी की सबसे बड़ी आलोचना है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की पूरी कमी। योजना को स्थायी बनना था लेकिन इसे चरणों में चलाया गया। हर चरण के अपने नियम थे, लक्ष्य भी अलग थे। सीएजी ने कहा कि देश को लंबे समय से किस क्षेत्र में दक्ष लोगों की जरूरत होगी इसका कोई नेशनल प्लान था ही नहीं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी यानी एनएसडीसी कहती थी कि 60% ट्रेनिंग 5 सेक्टर्स में होनी चाहिए जिनकी काफ़ी मांग है। वो कौन से 5 सेक्टर्स हैं? कंस्ट्रक्शन, आप समझ ही रहे हैं, बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है, होना चाहिए, होता है। फिर ये लॉजिस्टिक्स का मतलब यूँ समझिए कि सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है सामान की सप्लाई चेन, यानी कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है तो उसे गोदाम वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है, पैकिंग की जाती है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसे ट्रैक किया जाता है कि कहाँ माल पहुँचा और अंत में कस्टमर तक कैसे पहुँचा या क्या दिक्कत आई। ये पूरा प्रोसेस है जिसका जो लोग ध्यान रखते हैं उसे लॉजिस्टिक कहा जाता है। ब्यूटी एंड वेलनेस, आप समझ ही रहे हैं, आजकल सुंदर होने की बड़ी चाह है और स्वास्थ्य के लिए भी तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, तो वो पूरी एक इंडस्ट्री है ब्यूटी एंड वेलनेस की। इसके अलावा फर्नीचर, क्या बताना, कौन सा घर होगा जहां फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है कुशल कारीगरों की काफ़ी ज़रूरत है जो आधुनिक तरीके के फर्नीचर्स बना सके। और इसके अलावा टूरिज़्म, पर्यटन का क्षेत्र आप समझते ही हैं कि वहाँ पर पर्यटक जाते हैं तो उन्हें गाइड की ज़रूरत होती है, उनके लिए तमाम होटल या खाने पीने की चीज़ें, घूमने फिरने की चीज़ें, इस सब को जोड़ के हम कहते हैं कि पर्यटन का क्षेत्र। और इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, इन क्षेत्रों में महज 22.7% ही ट्रेनिंग हुई। रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे मामलों में 40% से ज़्यादा ट्रेनिंग हुई जबकि उनकी मांग कम थी। और चौंकिए मत, 56 लाख शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वाले युवाओं में से 40% सिर्फ 10 जॉब रोल्स में ट्रेन हुए। यानी ऐसे जगह जहां बड़े आसानी से कोर्स चलाए जा सकते थे, चाहे उनकी ज़रूरत हो या ना हो। देखा ही नहीं गया कि मार्केट में डिमांड है या नहीं, बस ट्रेनिंग दे दी गई। ये सेंटर्स की उपलब्धता के हिसाब से कोर्स चुनने का मामला था, ना कि ज़रूरत के हिसाब से। तो हुआ वही, जैसे डॉक्टर बिना जांच के दवा दे दे तो क्या असर होगा। और इसका जो सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो है प्लेसमेंट, यानी ट्रेनिंग के बाद रोजगार का क्या हुआ। तो ट्रेनिंग हुई और रोजगार नहीं मिला या कम लोगों को मिला। 56 लाख शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वालों में से सिर्फ 41% को ही नौकरी मिल पाई, यानी करीब 23 लाख युवाओं का प्लेसमेंट हुआ, बाकी खाली हाथ। सीएजी रिपोर्ट कहती है कि मार्केट डिमांड का सही मूल्यांकन नहीं हुआ। कुछ राज्यों में तो प्लेसमेंट के फर्जी दस्तावेज जमा किए गए। दरअसल योजना उन तक पहुंची ही नहीं जिनके लिए बनी थी। बेरोजगार युवा, स्कूल ड्रॉप आउट्स। सोचिए, एक युवा ट्रेनिंग करता है, उम्मीद होती है उसे कि नौकरी मिलेगी, फिर नहीं मिलती, कितना निराश होता है वो। और अब सवाल आता है कि आखिर जब इतना सब कुछ हो रहा था तो मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही थी, निगरानी का क्या हुआ। ऑडिट में इसका भी उल्लेख किया गया है रिपोर्ट में। PMKVY अक्सर उन लाभार्थियों तक पहुंचने में विफल रही जिनके लिए उसे डिजाइन किया गया था। उम्मीदवारों को आयु, शिक्षा या कार्य अनुभव के उचित सत्यापन के बिना ही नामांकित कर लिया गया, यानी उनका एनरोलमेंट कर लिया गया इस योजना के तहत, बिना ये देखे कि उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, उनकी उम्र कितनी है। बेरोजगार युवाओं या स्कूल कॉलेज के ड्रॉप आउट को वास्तव में लाभार्थी सुनिश्चित करने का कोई मजबूत तंत्र नहीं था। इस योजना के तहत आधार से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य थी ताकि पता चले कि छात्र सच में आ रहे हैं या नहीं। लेकिन कई सेंटर्स में ये डिवाइस लगा ही नहीं, या लगा तो वो फिर काम नहीं कर रहा था। और इस पूरी मॉनिटरिंग में काफ़ी फ्रॉड हुआ। क्या?
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2 में 50% जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे वहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस का नियम लागू नहीं हुआ। 87,000 मोबाइल नंबर ऐसे दर्ज थे जो 10 डिजिट से कम वाले थे, यानी कुछ भी नंबर लिख दिया गया। कई बार तो ये 111111 लिख के बस काम खत्म। इसी तरह बैंक अकाउंट्स का हाल था। बैंक अकाउंट्स में इसी तरह 111111 लिखा था या 123456 या फिर कुछ टेक्स्ट लिख दिया गया था। 94% से ज़्यादा जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें वैलिड बैंक डिटेल्स नहीं थे, यानी खाता जो बैंक खाता है उसकी वैध जानकारी ही नहीं थी। और 45 मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऐसी थी जिसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए एक ही फ़ोटो यूज़ कर दी गई, यानी एक फ़ोटो ली और उसी को जमा कर दिया गया कि ये ट्रेनिंग हुई है। मतलब फर्जी ट्रेनिंग सेंटर से लेकर फर्जी दस्तावेज तक। कुछ केंद्र तो बंद ही थे लेकिन कागज पर उन्हें चलते हुए दिखाया गया। वित्तीय अनियमितताएं भी काफ़ी मिली। योजना के तहत सभी प्रमाणित उम्मीदवारों को 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाना था जो उनके खाते में सीधे जाना था। तो जो कार्यान्वयन एजेंसियां हैं उन्होंने उम्मीदवारों के पास बैंक खाते होने और उनके विवरणों को सिस्टम में सही ढंग से दर्ज नहीं किया, जिसके लिए वो जिम्मेदार थे। रिपोर्ट में पाया गया कि तमाम बैचों के जो प्रशिक्षु थे उनमें से लगभग 20% ने ये कहा कि उन्हें किसी नकद लाभ की जानकारी नहीं है। ये सब सुनकर लगता है कि पैसा तो खर्च हुआ लेकिन सही जगह पहुंचा ही नहीं। बहरहाल सरकार ने सीएजी को जवाब दिया है कि शुरुआती फेज में चुनौतियां थी लेकिन आगे सुधार हो जाएगा। जो PMKVY 4 है उसमें आधार से KYC होगी, फेस आइडेंटिफिकेशन होगा, जियो टैग्ड अटेंडेंस होगी, QR कोड सर्टिफिकेट होगा। स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे टूल्स आए हैं, ज़्यादा इंस्पेक्शन होगा, पेनल्टी भी लगाई जाएगी केंद्रों पर। अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया? 11 साल यूं ही गवा दिए गए। आखिर भारत में युवा बेरोजगारी चरम पर है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS क्या कहता है वो देख लीजिए आप। राष्ट्रीय औसत 13.8% से 15% तक, 15 से 29 वर्ष के लोगों के बीच में ये है, यानी हर 100 में 14 नौजवान ऐसे हैं इस आयु वर्ग के जिनके पास कोई काम नहीं है। 15 तक। अप्रैल 2025 का आंकड़ा है 13.8 और जून 2025 का आंकड़ा है 15%, यानी इसमें बढ़ोतरी हो गई। और शहरी युवा, वहाँ तो यह आंकड़ा 17 से 19% तक है। और इन शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। महिलाएं तो कुछ राज्यों में 30 से 40% ऐसी हैं जो शिक्षित हैं, काम करना चाहती हैं पर बेरोजगार है। समग्र बेरोजगारी दर भारत सरकार का दावा है कि वो 5% के आसपास है, लेकिन युवाओं में ये 13 से 15% तक है, यानी 3 गुना ज़्यादा। खासकर शिक्षित युवाओं में, ग्रेजुएट या ऊपर, ये दर ज़्यादा है। 20 से 30% तक कुछ राज्यों में है। उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि बहुत सारे युवा जो कॉलेज से निकल रहे हैं उनके पास कोई काम नहीं है, भविष्य नहीं है, निराश हैं वो। और ये निराशा एक बड़ी सामाजिक समस्या का रूप भी ले सकती है। भारत जैसे देश के लिए ये खतरे की घंटी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में गड़बड़ी बताती है कि स्किल की कमी से अभी देश को जूझना पड़ेगा। कई हालिया रिपोर्ट्स हैं जिनसे पता चलता है कि उद्योगों की जो ज़रूरत है और जो उपलब्ध वर्कफोर्स है यानी कामगार है, उनके बीच में स्किल्स का यानी दक्षता का या कुशल लोगों का एक बड़ा गैप है। यानी जो एम्प्लॉयर्स हैं जो नौकरी देते हैं वे सही टैलेंट ढूंढ नहीं पा रहे हैं या उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है। इसमें जो रिपोर्ट्स है मैन पावर ग्रुप टैलेंट शॉर्टेज सर्वे 2025 ये कहती है कि भारत में 80% एम्प्लॉयर्स को स्किल्ड टैलेंट ढूंढने में दिक्कत हो रही है। यह आंकड़ा पिछले 3 सालों में लगभग स्थिर है। सबसे ज़्यादा कमी IT, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज सेक्टर में है। दूसरी रिपोर्ट इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025
ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी 2025 में 54.81% तक थी, यानी सिर्फ इतने थे जिन्हें नौकरी दी जा सकती थी, ग्रेजुएट। यानी भारत दुनिया की स्किल शॉर्टेज भरता है, खासतौर पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, लेकिन खुद के लिए स्किल ढूंढ नहीं पा रहा है, यानी स्किल डेवलपमेंट उसके लिए भी ज़रूरी है। एक और रिपोर्ट है, यह है मर्सर मेटल इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025। ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 42.6% है, 2023 में 44.3% थी, यानी इसमें गिरावट है। सॉफ्ट स्किल्स यानी कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें काफ़ी कमी है। कुल मिलाकर ज़रूरत के हिसाब से दक्ष लोगों में काफ़ी कमी है, दक्ष लोगों की काफ़ी कमी है, कुशल लोगों की काफ़ी कमी है। सीएजी रिपोर्ट का ये रहस्य उद्घाटन काफ़ी गंभीर है, लेकिन हैरानी की बात है कि देश का मीडिया बिल्कुल चुप है, जबकि यही सीएजी कभी लगातार सुर्खियों में रहता था। आप इन तस्वीरों को तो भूले नहीं होंगे, अन्ना हजारे साहब, अन्ना आंदोलन की तस्वीर है, याद कीजिए 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था, यूपीए की सरकार थी, जंतर मंतर से शुरू हुआ अनशन रामलीला मैदान तक पहुंच गया था। उस समय सीएजी ने टेलीकॉम सेक्टर पर एक रिपोर्ट दी थी और कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में घोटाला हुआ है, और वो घोटाला वास्तविक नहीं था, अनुमान लगाया गया था कि 1,76,000 करोड़ का घाटा हो सकता था। और इस आरोप ने या इस रिपोर्ट ने आंदोलन को काफ़ी बल दिया, पूरे देश में चर्चा हो गई कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हालांकि आज ये रिपोर्ट गलत साबित हुई है, लेकिन उस समय जिस तरह सीएजी की रिपोर्ट को मीडिया ने हाथों हाथ लिया था वो याद रखने वाला है। सीएजी की बात को पत्थर की लकीर माना जा रहा था, पर मोदी राज में सीएजी गायब है, पता ही नहीं चलता कि रिपोर्ट कब आई कब गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हुए करोड़ों के घोटाले से आंख मूंदना किसके हक में है, आप सोचिए। उस समय तो जो सीएजी थे विनोद राय साहब, उन्हें इस सरकार ने बड़ा बड़ा पद दिया। अब सीएजी कौन है हम जानते भी नहीं। आखिर एक संवैधानिक संस्था कहाँ लुप्त हो गई, कहाँ उसकी रिपोर्ट चली जाती है, ये हमारे आपकी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि ऐसी योजनाओं में घोटाला दरअसल टैक्स पेयर के पैसे की ही लूट है। इस पर आप भी विचार करिए और हम भी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।